हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। इन टॉपिक्स में आज हम शब्द, स्वर व्यंजन, घोष अघोष, अल्पप्राण जैसे टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा भाषा। भाषा क्या होता है? भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो भाषा है। हिंदी भाषा कैसे इसका विकास हुआ, कौन सी लिपि है, इसके बारे में जानेंगे। तो हिंदी भाषा की जो है देवनागरी लिपि है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है और इसका विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। हिंदी के विकास में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी आदि का योगदान है। आगे चलते हैं, वर्ड और अक्षर पढ़ते हैं। वर्ड यानी कि अक्षर। वर्ड क्या है? वर्ड भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई है, यानी कि लिखित में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। वर्ड का खंड नहीं किया जा सकता और वर्ड को हम अक्षर भी कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जो अक्षर होते हैं वही वर्ड कहलाते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों के समूह को कहा जाता है और हिंदी में वर्णमाला के में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। आगे आते हैं स्वर पर। स्वर क्या है? स्वर वो होता है जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है और ये कितने होते हैं? ये 11 होते हैं। टोटल स्वर 11 होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। ठीक है, ये सारे आपके स्वर हैं। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है? ये अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार यानी कि अंग और विसर्ग यानी कि आह, यानी कि अंग को अनुस्वार कहा जाता है और आह को विसर्ग कहा जाता है और ये दोनों आपके अयोगवाह कहलाते हैं। आगे चलते हैं, अग्रस्वर। अग्रस्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ के आगे का भाग सक्रिय होता है, जैसे बड़ी ई, ए, आई, ये सारे आपके अग्रस्वर है। पश्च स्वर क्या होता है? पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ के पीछे के भाग का जो है सक्रिय होता है, पीछे का भाग सक्रिय होता है। ठीक, वो पश्च स्वर होते हैं, जैसे बड़ा, छोटा, ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ये सारे आपके पश्च स्वर में आते हैं। आगे चलते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर का भेद। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व का जो मतलब होता है ना, वो होता है छोटा। ठीक, तो इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसीलिए हम इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ है, तो कितना कम समय लगा इसका उच्चारण करने में, तो इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा। तो दीर्घ स्वर जो ऐसा स्वर होता है जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, है ना, इसमें इसके उच्चारण में हमें ज्यादा समय लग रहा है, तो इसीलिए इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर वो स्वर होता है जिसके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, जैसे कि ओम। आप जब ओम का उच्चारण करते हैं तो कितना समय लगता है? ओम, है ना, समय लगा ना। तो जिसके उच्चारण यानी कि ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर होता है। आगे चलते हैं, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होता है जिसमें जो है शरीर के किसी अंग का प्रयोग होता है, वो स्पर्श व्यंजन होता है और इसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर वर्ग यानी कि जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, का से लेके पा वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसीलिए हम इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। का वर्ग जो होता है वो कंठ यानी कि गले से बोला जाता है। चा वर्ग जो होता है वो तालु से बोला जाता है, यानी कि तालव्य। टा वर्ग मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब क्या होता है? मूर्धन्य का मतलब होता है जीभ। तो मूर्धन्य जो है जीभ होता है, तो टा वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है। ता वर्ग जो होता है वो दंत से बोला जाने वाला है और पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ला, वा। ये चारों आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं और सारे जितने मतलब य, र, ला, वा जो भी अंतःस्थ व्यंजन है वो सारे आपके अल्प प्राण के अंदर आते हैं। ठीक, तो इसे य, र, ला, वा को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं और अल्प प्राण भी इनको कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन यानी कि ऊष्म व्यंजन वो होता है जो मतलब जिसमें ऊष्मा निकलती है मुंह से, जैसे बड़ा शा, पचिरवा शा, छोटा सा हा, और इसे हम महाप्राण भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? च, छ, जा, झा, ये चारों आपके स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन वो होता है जो दो व्यंजन से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे छ, छ किससे किससे मिलकर बनेगा? क प्लस पचिरवा सा से, क और पचिरवा सा से मिलकर छ व्यंजन का निर्माण होता है। और याद रखिएगा हलंत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अगर हलंत मिस कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, है ना। का में हलंत होना चाहिए, पचिरवा सा में हलंत होना चाहिए, उन्हीं के मेल से जो है छा का निर्माण होता है। ऐसे ही त्रा, ज्ञा, श्रा भी होते हैं, इनका भी निर्माण अलग व्यंजन से मिलकर होता है। स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। तो अघोष और सघोष क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। अघोष क्या होता है? अघोष हर वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वो अघोष होता है। जैसे का वर्ग में का, खा, चा वर्ग में चा, छा, है ना। तो ऐसे हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। सघोष क्या होता है? सघोष हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। सघोष को हम घोष भी कहते हैं। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। कैसे? जैसे का वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा होगा? ग, घ, अंग, है ना। तो ऐसे ही चा वर्ग का ज, झ, इया, ठीक है, ये सारे आपके सघोष के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण देखते हैं। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। यानी कि अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण वो होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि क, ग, अंग। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। पहला का वर्ग का पहला अक्षर कौन सा होगा? का। तीसरा अक्षर कौन सा होगा? गा। पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा आपका अल्प प्राण होता है। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण वो होता है जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है और हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। जैसे कि चा वर्ग में छा, झा, है ना। चा और झा आपका महाप्राण होगा और का वर्ग में खा और घा, खा और घा आपका महाप्राण होगा। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन पे। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ढ और डा। ढा और डा आपके उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं। आगे आते हैं, शब्द पढ़ते हैं। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनके निर्माण से कोई सार्थक समूह का निर्माण हो वो शब्द कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं? ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द वो होता है जिनका खंड नहीं हो सकता, यानी कि जिनका खंड कर देने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, घर, ये सारे आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, है ना। जैसे पुस्तक प्लस आलय, तो ये दोनों आपके ये जो है आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द वो होता है जो यौगिक होते हैं लेकिन वो अपने जो है सामान्य अर्थ को त्याग कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पंकज, तो पंकज का अर्थ यहाँ क्या होगा? कमल। तो उसने अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण किया, पंकज। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।